आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3, कौंडिबा अ हीरो. I'm sure you will agree that we all face difficulties and problems. How do you deal with them? Do you feel defeated and frustrated, or you consider various possibilities and try out to find solutions? There are some people who, in spite of their own difficulties, are able to understand others' problems and are ready to help them. Such people are real heroes. तो हम ऐसे देखते हैं कि कौंडिबा हीरो के बारे में स्टोरी है. एक हीरो कौन होता है? तो हम देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपके आसपास वालों को लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम उनसे कैसे डील करते हैं? और क्या हम उनसे हमेशा हार के बैठ जाते हैं या उनसे डर जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि नहीं, इससे क्या हो सकता है, अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो इससे मैं कैसे हेल्प खुद की भी कर सकता हूँ या फिर दूसरों के भी कर सकता हूँ एक्सेट्रा. तो उसके बाद ऐसे आ जाते हैं कि कुछ लोग तो मतलब डर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे निकलने के नए नए रास्ते ढूंढते हैं. और फिर कुछ लोग हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम तो है ही अपने लाइफ में, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरे लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, दूसरों के लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है अलग अलग तरीके की, और उनको दूसरों की मदद करने का जो मन होता है, ऐसे लोगों को हम रियल हीरोज बोल सकते हैं. रियल हीरोज इन द सेंस जो असलियत में किसी फिल्म, मतलब वो किसी फिल्म के हीरो नहीं है, जो एक दिखावटी बनावटी हीरो नहीं है, वो एक्चुअली में हीरो है, क्योंकि उनके काम एक्चुअली हीरोइक है, जो कि एक ठीक सच्चे नायक को करना चाहिए उस तरीके के काम होंगे. तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि लेट अस रीड द टेक्स्ट. बिफोर यू रीड, थिंक व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन सीइंग अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. तो जब आप पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिनके किसी ना किसी अंग का देखते हैं काम नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, तो स्पेशली एबल्ड बोलते हैं आजकल डिफरेंटली एबल्ड की जगह, बिकॉज उनको वो सम्मान देना चाहिए. तो इसीलिए अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को देखते हैं तो आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनको क्या रिएक्ट करते हैं, कि देखा जाए तो मतलब मैं इसमें कुछ सजेस्ट नहीं करना चाहती, आप खुद सोचो कि आप क्या रिएक्ट करते हो. उसके बाद आता है कि डू यू थिंक द डिफरेंटली एबल पीपल कैन बी सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जिनके मतलब लाइफ में कुछ अधूरापन रह गया है, उनके कुछ अंग की वजह से जो नहीं काम कर रहे, उनके लाइफ में कुछ कंप्लीट हो सकता है? सोचो, हाथ पैर कटे हुए हो, आंख नहीं हो, सुनाई नहीं देता हो, बोल नहीं पाते हो, ऐसा कुछ भी, या और भी दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हो. तो ऐसे इंसान को क्या खुद अपने ऊपर निर्भर होकर रह सकता है, और क्या उसको बिना किसी से पैसे मांगे या भीख मांगे वो अपने गुजारा कर सकता है? उसके बाद आता है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स डिफरेंट एबल्ड पीपल. तो लोगों का क्या कहना है? मेरे ख्याल से लोगों का तो मुझे लगता है ना कि ऐसा है कि एक तो है थोड़ा दया करते हैं, दूसरा है लेकिन उनको कभी वैसे नहीं ट्रीट करते जैसे कि करना चाहिए. कि अगर आपको पता है कि एक इंसान डिफरेंटली एबल्ड है, तो आई थिंक वी शुड एज मतलब वर्क गिविंग पीपल कि उनको हमको ऐसे काम दे देने चाहिए जो वो कर सके, भले ही उनकी ट्रेनिंग ना हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग करा के उनको काम दे देना चाहिए, अगर वो उसको अच्छे से बाद में करेंगे तो ये जो काम है ये हम ही कर सकते हैं. तो बट नॉर्मली ये होता है कि उनको स्टार्टिंग से ही देख के उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप तो ऐसे हो, आप कैसे काम करोगे. बहुत स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है, बट क्या कर सकते हैं. उसके बाद आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन व्हिच डिफरेंटली एबल्ड पीपल कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी. तो ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिससे डिफरेंटली एबल्ड लोग काम करते हैं. तो जरूरी नहीं है ना कि एक अंग काम नहीं कर रहा है उनका तो बाकी सारे अंग उनके नहीं चल रहा. और बोला जाता है कि अगर आपका एक अंग काम नहीं करता है ना, तो बाकी अंगों में बहुत शक्ति आने लगती है. एक था भी हम मेरे मतलब बाद में क्लास 12th में एक था मेरा स्टोरी, जिसमें ऐसे ही एक मतलब किसी के बारे में था कि उनका हाथ पैर सब कट जाता है, उसके बावजूद वो हमेशा हंसते रहते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं कि जब एक अंग कट जाता है तो उसकी वाली जो शक्ति होती है वो बाकी के अंगों में प्रसारित हो जाती है. तो मुझे याद नहीं आ रहा वो स्टोरी का नाम, बट ऐसा एक है स्टोरी, हिंदी राइटिंग्स में एक है. तो उसी तरीके से
ये कंट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वो कितना कंट्रीब्यूट किया, और उस स्टोरी में वो बहुत हमेशा हंसते रहते थे, बहुत चीयरफुल रहते थे, उनके हाथ पैर कट चुके थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे उनके साथ। आई थिंक वो एक थॉट स्टोरी थी या एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई ऐसे इंसान के साथ हुआ, तो वो भी मुझे ढंग से नहीं याद, बट हाँ वो बहुत अच्छी एक इंस्पायरिंग सी स्टोरी थी, क्योंकि मेन उसका मतलब यही था कि वो जो इंसान थे जिनके जो बार बार उनके हाथ पैर कट रहे थे उनके लाइफ में, वो हमेशा ही खुश रहते थे, वो कभी भी उसको एज मतलब प्रॉब्लम नहीं देखते थे या फिर इसके वजह से टेंशन नहीं लेते थे, वो हमेशा उसके वजह से मतलब अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देते थे। उसके बाद आता है व्हाट कैन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट डू टू मेक देयर कंट्रीब्यूशन इवन बेटर एंड बिगर। तो हाँ उसी तरीके से हमको ये पता चलता है कि अगर वैसे डिफरेंटली एबल्ड पीपल अपने आप को ऐसे ना देखे कि वो कुछ उनमें कुछ कमी है और जो वो कर सकते हो वो एटलीस्ट कर पाए, तो आई थिंक बहुत सारे जॉब सेक्टर्स है जहाँ पे उनको मतलब स्पेस मिलेगा जॉब करने का। और फिर सोसाइटी और गवर्नमेंट उनको और ज़्यादा ट्रेन कर सकता है, जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि सोसाइटी उनको और ज़्यादा काबिल बनाने में हेल्प कर सकता है, थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देके, थोड़ा सा और ज़रूरी नहीं है डिफरेंटली एबल्ड इन द सेंस सिर्फ मतलब फिजिकल ढंग से ना, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जैसे मेंटल इलनेसेस है कि बच्चा खा ही नहीं रहा है, एनारोक्सिक है, या फिर बहुत ज़्यादा खा रहा है तो ओबीज है, तो ये सारी चीज़ें भी एक मेंटल इलनेस में आ जाती है। और हाँ, वो फिर हम सोचते नहीं है, हम इतना बोलते कि हाँ खा रहा है तो खाने दो टाइप्स, या फिर नहीं खा रहा है तो कोई बात नहीं मोटा हो जाएगा तो ये थॉट ना रखे कि एक्चुअली बच्चे को क्या मन करे क्या नहीं मन करे, थोड़ा सा उसके नीड्स देख के बहुत पेरेंट्स को भी जागरूक रहना चाहिए और नॉर्मली सोसाइटी को भी ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे को। सोसाइटी तो कितना ही रखेगी, लेकिन मोर टू मोर सोसाइटी सिर्फ स्किल दे सकती है, और बाकी गवर्नमेंट भी स्किल्स और उनके लिए स्पेशल कुछ कोटास कर सकती है, बट एज अगर आप उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग हैं तो आप उनको अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हैं, जिस वजह से कि वो बैलेंस स्टेट में एक आ सके, उनका एक हर चीज़ को करने का एक तरीका ढंग से हो, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अब आ जाते हैं हमारी स्टोरी पे। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ कॉन्डिबा हु इज विजुअली चैलेंज्ड। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डज दैट मेक्स हिम अ हीरो and helps him to become economically independent. Kondiba Gaikwad hated begging, but the famine in Maharashtra in 1972 and 1973 had driven him from his home in Aurangabad to Mumbai in search of bread. At first, he had tried selling brooms. Unfortunately, he had little luck selling his goods. He soon learned that Mumbai is generous to beggars, especially blind beggars, and 25-year-old Kondiba was blind. He had become blind with smallpox at age of 8. सो पता चलता है कि हम एक कॉन्डिबा नाम के इंसान के बारे में पढ़ते हैं जो कि विजुअली चैलेंज है, मतलब उनको दिखता नहीं है। हो सकता है कि विजुअली चैलेंज कुछ और तरीके से भी हो, बट यहाँ पे बताया गया है कि वो ब्लाइंड है, तो उनको पूरी तरीके से नहीं दिखता है। और हम उनकी स्टोरी के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कैसे बने, यानी कि उन्होंने अपने पैसे कैसे कमाए, वो अपने पैरों पे कैसे खड़े हुए, और उनको कैसे कह सकते हैं कि किसी बेगिंग पे या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा टू अर्न हिज लिविंग। तो कॉन्डिबा गायकवाड़ उनका पूरा नाम है। और जब महाराष्ट्र में फेमाइन हुआ, यानी कि जब अकाल पड़ा, तो क्या हुआ कि वो 1972 और 73 में उनको औरंगाबाद से आना पड़ा मुंबई। तो जब वो औरंगाबाद से मुंबई आए, उनको ऑफ कोर्स उनको खाना ढंग से नहीं मिल रहा था वहाँ, तो उन्होंने पहले तो सोचा कि मैं मतलब झाड़ू बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कुछ खास बिके नहीं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वो उनको पता चला कि जो ब्लाइंड बेगर्स है, स्पेशली बेगर्स तो छोड़ो, ब्लाइंड बेगर्स के लिए और स्पेशली मुंबई बहुत ज़्यादा जनरस है, इन द सेंस उनको बहुत अच्छे से लोग दान वान कर देते हैं। तो इसीलिए वो 25 साल के कॉन्डिबा जो कि ब्लाइंड थे ही, उन्होंने सोचा कि वो आई थिंक कुछ वैसा सोचेंगे और क्या, बट उनको है तो नहीं, मन तो नहीं है बेगिंग करने का, तो
तो इसीलिए, बट वो क्योंकि 25 साल के अभी है और उनको 8 साल के जब थे उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था और वो ब्लाइंड हो गए थे। तो देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। इट वॉज अ क्लाउडी डे इन गोलीबार, द लार्ज स्लम कॉलोनी इन घाटकोपर, नॉर्थ ईस्ट मुंबई. Kondiba lived here with Tukaram and Tukaram's wife, Yelanbai. It was the end of the monsoon in the middle of an open area in the colony where there was a well. It was full of blackish green water. Nothing could be seen more than a few centimeters below the surface. So क्या होता है कि एक बहुत ही क्लाउडी से दिन में, यानी कि बहुत ही उस दिन शायद बारिश जैसा मौसम रखा था, लेकिन एक्चुअली बारिश हो नहीं रही थी, बस मेघ आए हुए थे। तो वो कहाँ पे, गोलीबार में। गोलीबार क्या है, एक स्लम एरिया। स्लम एरिया इन द सेंस जहाँ पे ज़्यादा जो पैसे नहीं कमाते वैसे लोग रहते हैं। तो वो घाटकोपर के पास नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई में एक जगह है। तो कौंडिबा वहाँ पे किसके साथ रहता था, तुकाराम और तुकाराम की वाइफ येलन बाई के साथ। और वहाँ पे वो क्या करते थे कि वो ये कौन सा महीना चल रहा था, इस ऑलमोस्ट लाइक सितंबर के पास का महीना चल रहा था जब मॉनसून खत्म होने वाला था शायद। तो सितंबर ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन मॉनसून खत्म हो रहा था। और एक वो जहाँ पे रहते थे एक बीच में एक बड़ा सा ओपन एरिया था, वहाँ पे एक कुआं था। और फिर वह उस कुएं में बहुत ही गंदा सा काला हरा इस टाइप का एकदम डार्क सा पानी था। और वहाँ पे कुछ चीज़ भी अच्छे से नहीं दिख रही थी। वहाँ पे पूरा सरफेस के नीचे तक कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था। उसके बाद आता है कि जो वो वेल था वो लोगों के लिए तो बहुत यूजफुल था, जो लोग वहाँ पे आराम से साइड में रहते थे, सराउंडिंग्स उस जगह पे रहते थे। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको नॉर्मली तो पानी नहीं मिलता होगा, तो उन्होंने इसको आई थिंक, अभी इसको आगे बढ़ते, द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स. दे हैड dug it 2 years before because the only tap water in the colony was not enough for the slum's growing population. There had never been any money for a wall around the well. The mouth of the wall had gradually widened as the soil and rocks on the sides fell in. The bottom was narrow, muddy, and filled with weeds. The well was dangerous, but it had been there for so long that no one worried about it. It seemed harmless. Kondiba had returned to the slum to eat a little food which Yelenbai had prepared. His day's begging usually ended with when he had collected ₹5 to ₹6 in his small gunny bag. तो क्या होता है कि वो जो वेल का पूरा हमको बताया जा रहा है कि वो कुआं किस तरीके से था। तो वो कुआं एकदम बीचों बीच था, उसके आसपास सारे छोटे छोटे जो हट्स थे यानी कि झोंपड़े थे, और उसको 2 साल पहले खोदा गया था। क्यों, क्योंकि वो जो कॉलोनी स्लम्स का एरिया है उनको अब पानी तो मतलब आता नहीं है म्यूनसिपैलिटी से। तो एक ही जो टैप वाटर का जो जगह था वो आता तो था, लेकिन वो बहुत टाइमिंगली उनका होता है ना, और उनको लाइन लगाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती है। पानी कुछ टाइम बाद ख़त्म भी हो जाता है, तो ऑफकोर्स वो भरना और वो सब नहीं हो पाता स्लम में। तो इसीलिए फिर वो क्या करते थे कि उनके पास हमेशा से पानी की कमी तो रहती थी, इसीलिए उनको कुआं भी नहीं मिलता था। फिर क्या होता है कि वो जो कुआं क्या बोलते हैं, नहीं, उसके बाद ये पता चलता है कि उसके आसपास जो कुएं के आसपास जो कह सकते हैं कि ईंट वीट लगा के जो वॉल बनानी थी, यानी कि दीवार बनानी थी, चाहिए उसको सेफ रखने के लिए, कोई गिर ना जाए करके। वो उसके लिए तो पैसे किसी के पास थे ही नहीं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो वो ऐसे तो वो बहुत ही मतलब इतना चौड़ा नहीं था वो कुआं, लेकिन बिकॉज वहां पे जो साइड में जो मिट्टी विट्टी है वो उसके अंदर गिरता गया, तो वो कुआं धीरे धीरे चौड़ा हो चुका था। और फिर क्या होता है कि उसमें सब ऐसे सॉइल जा के वो इतना कुछ चौड़ा तो हो ही चुका था, और उसके अंदर वीड्स भरे हुए थे, इसलिए वो बहुत ही मड्डी ग्रीन कलर का और इस टाइप का हो गया था। वो था तो डेंजरस, लेकिन बहुत ऐसा लगता था कि नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक चीज की आदत हो जाती है तो फिर आप उससे इतना नहीं डरते। तो वो बहुत ही ऐसा हार्मलेस सा लगता था, बट है तो वो डेंजरस ही। फिर कौंडिबा के एक दिन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं कि कौंडिबा जब घर पे आए खाना खाने के लिए, तो येलन बाई ने उनके लिए खाना बनाया हुआ था। और फिर उनके दिन में उन्होंने 5 से 6 रुपए उस दिन कमाए थे उनके स्मॉल गनी बैग में, उनका जो क्या बोलते भीख मांगने का जो बैग है
उसमें उन्होंने 5 से 6 रुपए कमाए थे। उसके बाद आता है कि सडनली देयर वर शाउट्स एंड साउंड ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन। Kondiba and Yelenbai were startled. Someone's fallen in the well. They heard a woman cry. Kondiba set aside his meal and said urgently, "Quick, lead me there." Within a minute, the blind beggar and the woman reached the well and pushed their way through a small group at the mouth of the well. In seconds, Kondiba pulled off his shirt and slipped into the water. Two boys were already paddling around trying to find young Arvind, who has fallen off tree trunk while drawing water, and boys could not dive. तो क्या होता है कि वो ऐसे ही खाना खा रहे थे और मतलब अचानक से बहुत ही आवाज सुनी जो उससे वो बहुत कंफ्यूज हो गए, मतलब अलग अलग टाइप के चिल्लाने चीखने की आवाज है। तो कॉन्डिबा और येलेनबाई फिर एकदम मतलब उनको अचानक से सुनाई दिया कि कोई कुएं में गिर गया है। तो ऐसा उनको एक औरत की आवाज आई। फिर कॉन्डिबा ने फटाफट अपना खाना साइड में रखा। उन्होंने कहा येलेनबाई को, प्लीज मुझे जल्दी लेकर जाइए वहां पे। तो वो वहां पे उनको लेके जाती हैं और फिर वो बोलते हैं कि जो ब्लाइंड बेगर मतलब यानी कि कॉन्डिबा और वो दोनों वहां पे जाते हैं। फिर वो लोग साइड करते करते जाते हैं, ऑफ कोर्स लोग भर गए होंगे वहां पे, भीड़ हो गई होगी। फिर वो उन्होंने क्या किया, कॉन्डिबा ने ज्यादा नहीं सोचा, लोग वहां तो थे ही, लेकिन ये अपना मतलब शर्ट वर्ट निकाल के बस वो कूद के, क्यों ऑफ कोर्स मतलब उनके पास हो गए तो नहीं ज्यादा शर्ट्स एज अ बेगर। हमको इससे उनके मतलब लाइफ के बारे में पता चलता है कि अगर कोई ऐसा होता तो नॉर्मली स्विच शर्ट कूद जाता, बट क्योंकि वो एक बेगर है और उनके पास पैसे नहीं होंगे तो हमको ये भी पता चलता है कि वो अपना शर्ट निकाल देते हैं ताकि वो गीला ना हो, और वो क्योंकि दूसरा वाला नहीं पहन सकते, या फिर उनके पास 2 ही होंगे, ऐसा कुछ होगा जो दूसरा धुला होगा। मतलब बेसिक सी आइडिया इसमें यही है कि उन्होंने शर्ट इसलिए निकाला बिकॉज उनके वो बेगर है, उनके पास इतना शर्ट नहीं होगा, इतना पैसे नहीं होगा, तो इस हिसाब से उन्होंने शर्ट निकाल के वो पानी में चले गए। उसके बाद क्या होता है कि उधर आसपास 2 लड़के ऑलरेडी इधर उधर हाथ पांव मार रहे थे और मतलब किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद को। और अरविंद कौन है, जो कि ड्राइंग कर रहा था पानी का, बैठ के किस पे, पेड़ पे। तो वो वहां से गिर के कुएं में गिरा और वहां पे उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे 2 लड़के, लेकिन उन 2 लड़कों को पानी के अंदर जाने का मतलब नहीं जा सकते थे, उनको नहीं आता था वो।